हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार स्टेट कक्षा 9 से 10 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक से सेट 9 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ हम आंसर को डिस्कस करेंगे। बाकी विकल्पों को अगर हम पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे बाकी विकल्पों को भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन से आंसर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डिस्कस करेंगे, हर एक को पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतना समय भी आप लोग के पास फिलहाल नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, मिट्टी और कृषि के लिए फलियां खेती बहुत उपयोगी है क्योंकि वे किसी भी मौसम में कहीं भी फलती फूलती हैं, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, छोटी अवधि में फलों का उत्पादन करता है या नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मिट्टी और कृषि के लिए फलियों की खेती बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक जैविक प्रक्रिया है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करती है। अगला सवाल, मुख्य फसल को कीट और व्याधियों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल है। मुख्य फसल को कीट और व्याधियों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ये फसल है ट्रैप क्रॉप। नाम से ही पता चल रहा है ना, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप में क्या था? पकड़ना, तो कीटों को पकड़ना। तो ये जो इस तरह के जो फसल लगाई जाती है ना, तो एक्चुअली इसमें होता है क्या है कि जो मुख्य फसल होती है ना, उससे ये जो ट्रैप क्रॉप होता है वो उससे क्या करता है ना, कीड़ों को दूर खींचता है। ठीक है, जो मुख्य फसल होता है उसे दूर खींचने का काम करती है। बाकी कैश क्रॉप तो पता ही आप लोगों को नकदी फसल किसे कहते हैं, जिसका उदाहरण के बारे में बताएं तो गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन, ये सभी क्या है? कैश क्रॉप या फिर नकदी फसल के उदाहरण है। बाकी पिछला सेट में हमने बताया था कि इंटर क्रॉप क्या है। अगला सवाल है, गन्ना और आलू में बीज उपचार का उद्देश्य है। गन्ना और आलू में बीज उपचार का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो याद रखना है, अंकुरन को सुधारना, अंकुरन में सुधार लाना। ठीक है, गन्ना और आलू में बीज उपचार का उद्देश्य है अंकुरन सुधार। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? विकल्प नंबर डी सही है, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल है, ये भी याद रखिएगा कि भारत जो है ना, मूंगफली तेल का विश्व का अग्रणी निर्यातक भी है। अगला सवाल है कि भूमि की अधिक सिंचाई का परिणाम है। अगर भूमि की अधिक सिंचाई की जाती है, अगर कोई खेत में कोई फसल लगा है और वहाँ पर अगर ज़्यादा सिंचाई की जा रही है तो उससे क्या परिणाम होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है? तो याद रखना है कि भूमि की अधिक सिंचाई करने से भूमि का अधिक क्षारीय हो जाती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मकई का उत्कृष्ट नस्ल कौन सी है? मकई का उत्कृष्ट नस्ल कौन सी है? तो ये है रंजीत। रंजीत जो है ना, ये मकई की एक उत्कृष्ट नस्ल है। जबकि सोनालिका के बारे में बात करें तो सोनालिका काफ़ी चर्चा में रहता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है अक्सर। तो याद रखना है, सोनालिका ये गेहूं की प्रजाति है, जबकि पद्मा धान की है। चलिए अगला सवाल है, चुकंदर। चुकंदर में रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, चुकंदर में रंग लाल क्यों होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के कारण होता है ऐसा। विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे आपका बात करें हम यहाँ पे कौन कौन सा, जैसे टमाटर है ना, लाल मिर्च है, तरबूज है, तो इसमें देखेंगे कि गहरा लाल रंग होता है। इसके पीछे रीज़न होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण इनका रंग गहरा लाल होता है। ठीक है, अगला सवाल है, जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि? जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि? अगर पिछला सेट ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला आंसर सही दिख रहा है। ठीक है, यह जल धारण क्षमता और मृदा संरचना में सुधार लाती हैं। जैविक खाद उर्वरक बेहतर क्यों होती हैं? क्योंकि यह जल धारण क्षमता और मृदा संरचना में सुधार लाती हैं।
इसके अलावा इसके प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ती है, इसके लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जैविक खादों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और आर्थिक रूप से किसानों पर कम बोझ पड़ता है। अगला सवाल है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र का विस्तार आप देखेंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर ये विषुवत रेखा है तो 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 10 डिग्री साउथ, तो इसका जो बीच का जो रेंज बनता है ना, ये क्षेत्र जो है पूरा जैव विविधता सर्वाधिक यहीं देखने को मिलती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी जो भारत है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता अधिक देखने को मिलती होगी इस हिसाब से, है ना। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं और विचार करना है कि यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछा है कौन सा कथन सही है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी को प्रत्यक्षता शामिल नहीं करता। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी को प्रत्यक्षता शामिल नहीं करता, ये कथन गलत है, शामिल करता है। बी कथन दिया है संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के प्रतिफल है। ये कथन सही है, सिर्फ दूसरा कथन सही होगा यहाँ पे, अर्थात बी विकल्प सही है। अगला सवाल है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय, महासागर, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थलीय? अच्छा सवाल है ये, आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो देखेंगे आप, सागरीय या फिर जो महासागर है ना, ये सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। ठीक है, आप लॉजिक लगा के खुद सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, याद रखना है कि एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें संरचना तथा कार्य लंबे समय तक अप्रभावित रहते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला दे रखा है यहाँ पे विकल्प में कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। क्या दिया है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ये कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, उत्पादक पर सबसे ज़्यादा आश्रित है। सबसे ज़्यादा क्या इसी पर तो निर्भर ही है ना, न्यूनतम कहा जा रहा है, कथन गलत है। बी कथन क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये कथन गलत है। जैसे सब आगे बढ़ेंगे ना, उसकी संख्या कम होती चली जाती है। मतलब कह सकते हैं कि उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा, उससे कम प्राथमिक, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक, उससे भी कम चतुर्थक उत्पादक, इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ये कथन बिल्कुल गलत हो गया। सी विकल्प में एक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। जी हाँ, ये सही है कि प्राथमिक उपभोक्ता से उत्पादक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ये कथन सही है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा, ये बताना है। विकल्प नंबर डी सही है, वैश्विक ऊष्मन में, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। कौन सा अधिनियम के तहत? याद होगा, पिछला भी सेट में शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया था, लेकिन टाइप पूछने का तरीका अलग था। विकल्प नंबर बी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई है। अगला सवाल है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ये भी शायद पहला या दूसरा सेट हमने किया था, याद होगा, 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया था, है ना, कोलबर्ट के प्रयास के बाद। तो इसका विकल्प नंबर सही है सी, 1664 में।
अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके, सवाल फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसे विरुद्ध, यहाँ पर होना चाहिए था किसके विरुद्ध युद्ध किया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ग्रेट ब्रिटेन, अर्थात डी विकल्प सही होगा। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, है ना। याद होगा भूमिज विद्रोह झारखंड क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, लेकिन सवाल है कि कब। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा 1832 होना चाहिए, बी विकल्प सही होगा। 1855 में तो आप लोग को याद होगा संथाल विद्रोह हुआ था, है ना। चलिए अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था। भूदान आंदोलन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, कहाँ से किया था, आंध्र प्रदेश से किया था। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का, है ना। कब करवाया गया था, 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। विकल्प नंबर सही है बी नंबर। अगला सवाल, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा है, किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया था, है ना। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, जबकि पंजाब का नेपोलियन महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई, खोज गई 1498 ईस्वी में किसने की। सिंपल सा सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी ना 1498 में, वो किसके द्वारा की गई थी। आसान सा सवाल है, इजी सा सवाल है, सबको पता होना चाहिए। वास्को डिगामा, जबकि कोलंबस अमेरिका की खोज किया था। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ समझौता द्वारा गरम दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित की गई थी। ठीक है, याद होगा आप लोगों को कि इससे पहले 1907 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में, है ना। उसके बाद 1916 में दोबारा लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल में वापस समझौता हुआ, दोनों एकता के रूप में स्थापित हो गए फिर से। अगला सवाल है, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कहाँ पे मनाया था, याद होगा कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में की गई थी। किनकी अध्यक्षता में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। वहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो प्रस्तावना है ना, वो प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। विकल्प नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कब किया गया था, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, जबकि 1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन में ये वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का। अगला सवाल है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 1814 में हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। कोयला का खनन कार्य 1774 ईस्वी में रानीगंज से प्रारंभ हो गया था वैसे। ठीक है, अगला सवाल है, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था। विकल्प नंबर सी सही है, 1819 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। ठीक है, भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है और वन नीति 1894 ईस्वी में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये भी याद रखा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। फिलहाल भारतीय वन अधिनियम याद रखना है आपको, विकल्प नंबर बी के साथ 1865। फिर से सवाल आ गया थोड़ा सा घुमा करके कि वास्को डिगामा भारत के केरल के कालीकट तट पर जो जैमोरिन के दरबार में कब आया था। कब आया था ये, 1498 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी सही होगा। एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें तो 17 मई 1498 को ये कालीकट पहुंचा था।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? विकल्प नंबर डी सही होगा, पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। ये भी याद रखा जा सकता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम कालिकट आया था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार के मुख्य भाग को बनाना प्रारंभ किया था? है ना। सवाल क्या है कि किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार के मुख्य भाग को बनाना प्रारंभ किया था? विकल्प में दे रखा है, थोड़ा सा अटपटा नाम है। ठीक है, जो सही आंसर है उसको आप लोगों को देखना है विकल्प नंबर सी के साथ। ठीक है, सी हैंग टी। अगला सवाल है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये है बिहार में, महाबोधि मंदिर। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 32, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, रायगढ़ इसका सही आंसर है। अगला सवाल, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये भी कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, इतिहास जिनका होगा आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, तुर्की भाषा में। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष जो है ना, ये शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी संविधान भी कहा जाता है ना। विकल्प नंबर बी सही होगा, याद होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, है ना। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? तो याद रखना है यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही है, कुल सदस्य का 1/10 से। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, गणपूर्ति के बारे में बात करें, किसी को शायद ना समझ में आ रहा हो कि गणपूर्ति संख्या क्या है, तो याद रखना ये वो संख्या है जो किसी वैध कार्यवाही के लिए अनिवार्य है। ठीक है, जो किसी वैध कार्रवाई के लिए अनिवार्य है। अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो कुल सदस्य की संख्या का 1/10 होना ही चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए सवाल है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति को। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आसान सा सवाल, प्रधानमंत्री। ठीक है, किसी बात हो रही है यहाँ पे कार्यपालिका का, तो कार्यपालिका का जो शक्ति होती है वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचित करता है? विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका डी नंबर, आर्टिकल 75। अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अच्छा सवाल है ये कि अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? सो याद रखना है यहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय का। किसका? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ठीक है, अगर क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो 2 नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का क्षेत्राधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार बॉम्बे उच्च न्यायालय का है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार किसका है? किस उच्च न्यायालय का है? तो केरल उच्च न्यायालय का है, जबकि पुदुचेरी पर मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है?
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कौन देता है ये? महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के, ठीक है ना। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है कि किसान ने नारा दिया, क्या लिखा है ये? किसने नारा दिया? ठीक है, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। यह किसने नारा दिया था कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? ये नारा देने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा इन्होंने और भी एक दो नारे दिए थे, जैसे कि जय हिंद, जय भारत, दिल्ली चलो, है ना। अगला सवाल है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये तो आसान सवाल है, पिछला सेट में शायद हमने किया था, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम आपको 14 दिन, क्या है सवाल है ना, हाँ ठीक है 14 दिन, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। कितना दिन चाहिए? 14 दिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वित्त आयोग के बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं, आर्टिकल 280 के तहत उसका सृजन किया गया है ना। यहाँ पे बात हो रहा है राज्य वित्त आयोग का। तो राज्य वित्त आयोग जो है ना, ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका विकल्प सही हो जाएगा डी नंबर, आर्टिकल 51, है ना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसके तहत किया है? तो ये चीज़ देखेंगे, केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो आई थी ना, इस सिद्धांत के आधार पर इसको क्या किया गया था? स्पष्ट किया गया था, ठीक है। मतलब सिंपल से याद रखना है कि भारतीय संविधान का यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारतीवाद 1973 में स्पष्ट किया है। याद होगा, 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामलों में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। याद है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? परिवहन, ये आप देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का मतलब है तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। तो परिवहन, ठीक है, ये आपका सर्विस सेक्टर का ही है, ठीक है, सही है। मैन्युफैक्चरिंग ये द्वितीय सेक्टर का है, ठीक है, जबकि होटल एवं रेस्तरां, बीमा ये सभी सेवा क्षेत्र का है, वो तृतीय क्षेत्र का है, लेकिन निर्माण आप देखेंगे द्वितीय क्षेत्र का है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया, किनके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुस्तक आई डू वाट आई डू के लेखक कौन है? कौन है लेखक इनके लेखक हैं रघुराम जी राजन। सी विकल्प बिल्कुल ही सही है यहाँ पर। अगला सवाल है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? यहाँ पे याद रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और संयुक्त उद्यम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, गिल्ट एज में व्यापार संबंधित है। सवाल है, गिल्ट एज में व्यापार संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो शायद ये सेट नंबर 2 या 3 में भी आया था, है ना, ऋण पत्रों के व्यापार से, ठीक है। याद रखिएगा, गिल्ट एज में व्यापार ऋण पत्रों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से बाजार है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो सी विकल्प भी सही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सी ही आंसर मान के चलिए, लेकिन बुक में जो दिया है आंसर वो क्या दिया है? विकल्प नंबर बी दिया है। वैसे देखा जाए तो गिल्ट एज जो है ना, व्यापार या ऋण पत्रों के
खरीद बिक्री से संबंधित है, जो कि सरकारी प्रतिभूतियों का यहाँ पे खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी भी सही है और बी भी सही लग रहा है, बट मुझे लगता है कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। सवाल है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो याद रखना है नर्क से, यानी कि इस व्यक्ति ने ही निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत किया था, नर्क से। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय है, क्या है राष्ट्रीय आय, ये बताना है आपको। तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विकल्प नंबर बी सही है, विदेशी संस्थागत निवेश से। अगला सवाल है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो याद रखना है, ये जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप। सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है ना, या फिर बाजार की तरलता घट जाती है? बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा, यहाँ पर बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ज़रा सोचिए। ये आपका आरबीआई है, ठीक है, और ये आपका कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो होता क्या है कि आरबीआई जब बैंक रेट को घटाता है तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ज़्यादा लोन ले पाते हैं कम रेट पर, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। तो जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब बैंक अपने पास रख के क्या करेगा? वो तो जाहिर सी बात है लोगों के पीछे, जनता के पीछे बांटेगी, लोन पर ज़्यादा पैसा लगाएगी, तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यही अगर बैंक रेट को बढ़ा देता तो मार्केट में तरलता घट जाती। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला सवाल है एक्सचेंज शब्द संबंधित है, तो याद रखना ये बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है ना, बैंकिंग से नहीं, बीमा से। किससे? बीमा से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखिएगा एक्सचेंज शब्द जो है ये बीमा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं को पीछा करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? सवाल क्या है, बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं को पीछा करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? ये आधारित है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत पर, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्ग का द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना है, आय की विषमता लॉरेंज वर्ग के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, डी सही है यहाँ पे विकल्प। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ठीक है ना, तो कौन सा होगा ऐसा? तो याद रखना ऐसा है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित क्षेत्र है, यहाँ पर कोरल रीफ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समृद्ध की ओर फैली हुई है? समुद्र तक की ओर फैली हुई है ना। सवाल क्या है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ठीक है, आसान सा सवाल है, कई बार आप लोग पढ़े होंगे, 12 समुद्री मील तक, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? कौन सा है ऐसा? यहाँ पे देखेंगे दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, ये तीनों देखेंगे कि कोयले के भंडारों से समृद्ध है, विकल्प नंबर डी सही होगा।
अगला सवाल है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चीनी उद्योग के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में 2021-22 में उभरा है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। मतलब विकल्प डी कह सकते हैं यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है मैंगो शॉवर्स के नाम से, मैंगो शॉवर्स। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, याद रखना है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो शॉवर्स के नाम से जाना जाता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं, जिसे मैंगो शॉवर्स कह रहे हैं आप। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुर्क जो है ना, ये अल्बुकर्क जो है ना, ये विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, कब की बात है ये, 1509 से लेकर के 1515। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। ये तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, द बंगाल गजट। अगला सवाल है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ये भी आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका, केशव चंद्र सेन। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, याद रखना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछे तो केशव चंद्र सेन देना है। विकल्प नंबर सी दिया हुआ इसका सही आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। सवाल क्या है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही है। अगला सवाल है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं, क्या है ये। भारत में दक्षिणी क्षेत्रों में है, या फिर भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, या भारत के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्र में है, या फिर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में है। तो उत्तरी क्षेत्रों की तो बात हम बिल्कुल नहीं यहाँ पे कर सकते। याद होगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सभी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। याद होगा ना, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना है। और जाके फाइनली बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा नदी याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, जहाँ सह्याद्री कहते हैं, महाबालेश्वर एक स्थान है, वहाँ से इनका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए कावेरी नदी भी देख समझ लीजिए एक बार। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी एक बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। विकल्प नंबर डी सही है, इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है। ठीक है, दिए गए विकल्प में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि सूर सरोवर ये उत्तर प्रदेश में है, कथन सही है। जबकि थोल ये गुजरात में है, ये भी सही है। अष्टमुड़ी ये भी केरल में है, जबकि लोनार ये राजस्थान में, यहाँ पे देखेंगे तो सही नहीं है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है ना, लोनार झील कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढावा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। ठीक है ना, लोनार झील याद होगा, ये उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। अगला सवाल है,
निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो याद रखना है, दिए गए विकल्पों में से ब्राह्मणी नदी का द्रोणी क्षेत्र सबसे कम है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? किसको माना था अपना राजनीतिक गुरु? विकल्प नंबर डी सही है, मैजिनी को। ठीक है ना, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला सवाल है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? याद रखिएगा, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सही है। ये भी याद रखिएगा, बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। अगला सवाल है, काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती सर्वाधिक होती है? तो ये कपास की। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है, अर्थात सबसे ज़्यादा फैला हुआ कहाँ पे है आल्प्स पर्वत? तो ये फैला हुआ सबसे ज़्यादा इन तीनों देशों में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही है उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इथोपिया एक ये स्थल रुद्ध देश है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलाना है, मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब की गई थी? 1963 में। जबकि परमाणु अप्रसार संधि ये 1968 की बात है। जबकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि ये 1996 की घटना है। जबकि ये पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण ये 1974 में किया गया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल है, सेंटियागो राजधानी है किसकी है? ये याद रखिएगा, चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है, जिसका देखेंगे सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है ना, जो कि जेनेवा में स्थित है। WHO और WTO दोनों का मुख्यालय जेनेवा में ही स्थित है। ठीक है ना, और ये WHO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिसने फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? ठीक है, उसका नाम बताना है, क्या था? दिए गए विकल्प में से सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बोकस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, B-21 बम वर्षक विमान का नाम बोकस्कार था। विकल्प नंबर अगला सवाल है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। विकल्प नंबर बी नहीं सही है, बाकी यहाँ पे बाकी सही है। ठीक है, याद होगा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। ठीक है, बाकी विकल्प सही है। अगला सवाल है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। विकल्प नंबर ए सही है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये भी पिछला सेट में बता चुके हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। फ्रांस में एक स्थान है लियोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में देखेंगे कि ऑस्ट्रिया में स्थित है वियना, और यहीं पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। अगला सवाल है, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं? ब्रिटेन देखेंगे कि यूरोपियन संघ से क्या हो गया है? बाहर हो गया। अब बाहर होने के बाद अब बताना है कि अब यूरोपीय संघ में कितने सदस्य बचे हुए हैं। तो याद रखिएगा 27, पहले कितने थे? 28। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता ये इसके सिद्धांत नहीं है, बाकी विकल्प सही है।
एक अगला सवाल है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये किसका ध्येय वाक्य है? इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे वन्यजीव विहार दिया हुआ है, इधर राज्य दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा वन्यजीव विहार किस राज्य में है। अच्छा ये पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तब देखेंगे कि यहाँ पे सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, रणथंबोर राजस्थान में ये भी सही है, मानस असम में है, बांदीपुर ये कर्नाटक में है ना कि तमिलनाडु में। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ये सही मैच नहीं है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित कब किया गया था? 1974 में किया गया था। विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विकल्प नंबर सी सही है। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, है ना। और यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यहीं से देखेंगे कि रामगंगा नदी गुजरती है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर से सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान का लग रहा है कुछ यहाँ पे नया नाम है, ये बांग्लादेश। हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड। अबिसिनिया का नया नाम इथोपिया, ये भी सही है। और बर्मा का नया नाम कंबोडिया नहीं है, म्यांमार है। तो विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा। अर्थात इधर दिया हुआ है पुराना नाम, इधर पुराना नाम, इन सभी का इधर नया नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। अगला सवाल है पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है, कौन कहलाता है? आसान सा सवाल है ये, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखना है ये स्थित है उत्तरी अंडमान पर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कल्पोंग नहीं सैंडल पीक के दलान से ये प्रारंभ होती है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो याद रखिएगा सिर्फ एक बार किया गया है, ठीक है। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? विकल्प नंबर सी सही होगा यहाँ पर, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ठीक है ना। अगला सवाल है राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य को समर्थन करती है? ये करती है, याद रखिएगा, बहुलवाद, ठीक है। राज्यों का संघ है, बहुलवाद राजनीतिक विचारधारा इस वाक्य का समर्थन करती है। बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर के अनेक समूहों में बटी होती है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे जॉन रास्किन के बारे में, तो अनटू दिस लास्ट, ठीक है, ये सही है, जॉन रास्किन के द्वारा लिखा गया है ना ये अनटू दिस लास्ट। जबकि जियोनी सर्टोरी, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखी गई इनके द्वारा, ये भी सही है। पामर एंड परिकन्स ये इंटरनेशनल रिलेशंस के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। विकल्प नंबर डी फिर यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है। व्हील ऑफ हिस्ट्री ये नामक पुस्तक है ना, इसका लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। चलिए आखिरी सवाल है इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो देखिए लिखित संविधान तो है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन भी है, सुदृढ़ न्यायपालिका भी है, जबकि प्रतिबद्ध नौकरशाही ये इसकी बात नहीं करता, है ना। ये डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का आंसर, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन के साथ। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।